नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 8 नवंबर 2015 में इवनिंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले के 3 वीडियो बनाए जा चुके हैं। आज हम लोगों का विषय होगा पार्ट 2, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित या ग्राम विकास से संबंधित जो प्रश्न आए थे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो जो बनाए जा चुके हैं उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है ओल्ड लेखपाल ओल्ड पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। पुराने प्रश्न पत्रों का संपूर्ण व्याख्या सहित हल हम लोग देखेंगे। तो प्रश्न मैं आपकी तरफ भेजता हूं। स्वदेशी हल क्या है? सीधा सा प्रश्न यह है कि स्वदेशी हल क्या है। क्योंकि ग्राम विकास में हल का बड़ा महत्व है और हल के कई प्रकार भी हैं। सीधा सा प्रश्न यह है कि स्वदेशी हल क्या है? जुताई का एक द्वितीयक उपकरण है या नम धरती का एक कुदाल है या एक बहुउद्देशीय उपकरण है या जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है? सीधा सा प्रश्न है कि ये कौन सा उपकरण है, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। कमेंट बॉक्स में यदि आप लोग साथ साथ जवाब देते चलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पता चलेगा, इधर से भी उत्साहवर्धन होता है। जी बिल्कुल, आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है डी कि स्वदेशी हल जुताई का ग्रामीण क्षेत्र का प्राथमिक उपकरण है। और हल का काम क्या है कि हल से खेत की मिट्टी को बीज बोने के लिए तैयार किया जाता है और यह मिट्टी को ढीला करता है। पुराने समय में जानवरों के द्वारा बैल घोड़ा आदि से हल खींचा जाता था, परंतु आधुनिक समय में काफ़ी विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण तकनीक उन्नत हो गई है, तो अब ट्रैक्टरों से इसको खींचा जाता है। अब खेतों की जुताई जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? अधसाली, चूंकि देखिए एकदम शुद्ध गांव का टर्म है अधसाली, जो कृषि के प्रयोग में आता है। इसको देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा कि आधा और साल, मतलब 1 साल तो कंप्लीट है, दूसरा आधा भी है। यानी कि अब ऑप्शन हम लोग देख ले, 12 माह, 22 माह, 18 माह और 8 माह। तो अधसाली का सीधा सा मतलब यह है कि 1 साल तो कंप्लीट है, दूसरा आधा साल भी उसमें जोड़ दिया जाए। तो इसका ऑप्शन के आधार पर हम इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 18 माह सही है। और ये टर्म्स किस खेती के लिए प्रयोग किया जाता है इसको हम लोग देख ले तो ईख की अधसाली किस्म की फसल लगभग 18 माह में तैयार होती है। और अधसाली रोपण मुख्य रूप से महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। रोपण जुलाई में किया जाता है और अधसाली वनस्पति के विकास को लंबी अवधि प्रदान करता है। अधसाली व्यवस्था वनस्पति के विकास के लिए एक लंबी अवधि प्रदान करता है, 18 महीने का समय मिलता है। अंततः गन्ना की अधिक उपज प्राप्त होती है। अधसाली का सीधा सा संबंध गन्ने की उपज से है, गन्ने की फसल से है, और इसका अर्थ 18 महीने का अवधि होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? भारत की जो सिंचाई प्रणाली है सिंचित क्षेत्रों में, वो प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? तो इसके लिए हमें जानना होगा कि कौन कौन सी विधियां सिंचाई की। तो बॉर्डर प्रणाली, चेक बेसिन, स्प्रिंकलर या सतही सिंचाई। इन 4 सिंचाई की प्रणालियों में भारत का 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं डी। चूंकि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई के द्वारा किया जाता है। और भारत में सिंचाई के जो साधन हैं वो कौन कौन से साधन है? कुआं और नलकूप। और इसके अंतर्गत 55.9%, नहर से 6.1%, अन्य स्रोत से 6.6% सिंचाई की जाती है भारत में। भारत की कृषि चूंकि मानसूनी जलवायु पर निर्भर करती है और भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी कौन सा है? ऑप्शन ए बसेला, मेथी, करी पत्ता या भारतीय पालक। इसमें से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? कौन सा ऐसा सब्जी है जिसको कि हम वृक्षीय सब्जी की संज्ञा दे सकते हैं? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन सी करी पत्ता,
वृक्षीय सब्जी है। करी पत्ता को मीठी नीम भी कहते हैं और करी पत्ते का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है और करी पत्ता बहुत लाभदायक होता है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए सबसे बेहतरीन एक दवा के रूप में काम करता है करी पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तेज हवा की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 मील प्रति घंटा, 30 मील प्रति घंटा, 40 मील प्रति घंटा और 15 मील प्रति घंटा। हवा की गति कितनी होती है? इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी, किस आधार पर ऑप्शन बी रखा गया? तो ब्यूफोर्ड पैमाने के अनुसार तेज हवा की गति 22 से 27 समुद्री मील या 25 से 30 मील प्रति घंटा या 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तीनों दे दिया है। समुद्री मील यदि पूछ रहा है तो 22 से 27 समुद्री मील तेज हवा की, यदि केवल मील में पूछ रहा है तो 25 से 30 मील प्रति घंटा, और यदि किलोमीटर में पूछ रहा है तो 41 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने गांव हैं? सीधा सा प्रश्न यह है कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी और या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लायक है और आप इसका जवाब भी देंगे। कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है सी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं और बसे हुए गांवों की संख्या ये है। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? 52%, बी 60%, सी 56% और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 52% है, 60% है, 56% है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसमें आंसर सी। हालांकि अब तो यह कहा जाता है कि नहीं, प्रत्येक घर को बिजली योजना के अंतर्गत सभी घरों में बिजली सुलभ हो गई है, लेकिन इस प्रश्न के आलोक में हम लोग देख रहे हैं कि 56% ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है। अभी भी बहुत से गांव में बिजली नहीं पहुंची है। शहरी क्षेत्रों में जो बिजली का प्रतिशत है वो प्रतिशत 93%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण आबादी कितनी है? ऑप्शन ए 83.3 करोड़, ऑप्शन बी 73.3 करोड़, ऑप्शन सी 37.3 करोड़, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण आबादी कितनी है? भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी कुल आबादी कितनी है? इसका आंसर हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण आबादी, ऑप्शन ए सही है, 83.3 करोड़, अर्थात भारत की कुल जनसंख्या का 68.89% ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ यानी कि 31.16% ये जनसंख्या का वितरण है हमारे भारत में जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कितना प्रतिशत सिंचाई कुओं और नलकूपों के द्वारा होती है, कितना वर्षा के द्वारा होती है, कितना नहर के द्वारा होती है, और सिंचाई प्रणाली को भी हमने देखा था कौन कौन सी सिंचाई प्रणाली थी। तो आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 35, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? ट्यूबवेल है या तालाब है या कुआं है या नहर है? क्या है सिंचाई का बहुप्रचलित साधन? हम लोग देखेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि भारत में बहुप्रचलित सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है और 45% भूभाग को यह सिंचित करता है। टोटल सिंचाई का जो एरिया है, सिंचित एरिया है, उसमें 45% भूभाग को ट्यूबवेल अकेले सिंचित करता है। कुआं से 19% सिंचाई होती है, नहर से 26%, तालाब से 3% और अन्य क्षेत्रों से सिंचाई, अन्य स्रोत जो हैं उनसे 7% सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है?
चूँकि टीवी सेट भारत में मनोरंजन का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है, सबसे बड़ा साधन माना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि टीवी सेटों की बिक्री भी भारत में होगी। तो प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो, कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो टीवी सेट खरीदते हैं, और प्रतिशत कितना दिया है, ए 40%, 50%, 44% या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं, आंसर सी के अनुसार भारत में 44% टीवी सेटों की बिक्री की जाती है। और भारत में टीवी चूंकि मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है, तो टीवी का आविष्कार किसने किया, दूरदर्शन का JL बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। ऐसे ही कमेंट में आप लोग साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलें, रिवीजन होता चलेगा, हमें पता चलता रहेगा कि आप भी जीवंत हैं, आप भी जागृत हैं, आप भी ऊर्जा से भरपूर हैं और आप तैयार हैं। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। हरित क्रांति के विषय में हम लोग पढ़े थे कि हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। पहला ऑप्शन दिया है दलहन एवं तिलहन, दूसरा जूट और कपास, तीसरा गेहूं और चावल, चौथा गन्ना और चाय। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं कि हरित क्रांति का सीधा सा संबंध वरदान सिद्ध हुआ गेहूं और चावल जैसी फसलों के लिए, और इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। हरित क्रांति से भारत अपनी भूखमरी की समस्या को खत्म करने में या कम करने में सफल हुआ, सक्षम हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, इनका नाम आप लोग हमें बताएंगे। MS स्वामीनाथन। देखिए आपके पास जानकारी बहुत है, नो डाउट, अनडाउटली आपके पास जानकारी बहुत है, लेकिन उस जानकारी को आजमाया भी जाए। और ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है आपके लिए, एक सीरीज का काम कर रही है, इससे पुराने प्रश्नों की जानकारी तो आपको हो ही रही है, और आपको ये इस वीडियो इससे भी कनेक्ट कर रहा है कि इसके साथ साथ आप खुद को भी ऑब्जर्व कर सके, खुद को भी आप जज कर सके कि आप कितने तैयार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है। सीधा सा प्रश्न कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको पता होगा कि कौन कौन से प्रजाति के सर्प विषधर गांव में पाए जाते हैं। यहाँ ऑप्शन है कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, स्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर, ये 4 ऑप्शन दिए गए संकटापन्न प्रजाति में। नेक्स्ट, इसको जब व्याख्या हम लोग देखते हैं तो रसेल वाइपर, जिसको कि पूर्वांचल में या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गूंगी सांप बोला जाता है कमोबेश, तो ऑप्शन डी रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली जो प्रजाति है वो संकटापन्न प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अधिया और बटाई। शुद्ध कृषि से संबंधित ये शब्द हैं, अधिया और बटाई, और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग देख भी रहे होंगे। पहले प्रश्न को पूरा पढ़ लिया जाए कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य बैठक, और दूसरा बी और सी। तो अधिया का मतलब ये हुआ कि फसलों का बंटवारा, और बटाई का मतलब ये होता है कि हमने आपको खेत दे दिया, आप खेती करिए और उसके बाद उसका जो लाभ होगा, कृषि कार्य से संबंधित जो भी लाभ होगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों सिनोनिम्स तो नहीं है, लेकिन लगभग एक समान ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोगों ने देखा। अब आपके पास इसका आंसर भी हो जाना चाहिए व्याख्या देखने के बाद। तो आंसर अब हम लोग लेते चलें। इसका ऑप्शन है बी, अधिया और बटाई गांव में कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, कृषि कार्य से संबंधित ये शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। ऑप्शन दिया है कबूतर, ऊंट, कछुआ और घोड़ा। इसके पहले हम लोगों ने देखा था सर्प की प्रजाति, और उसमें भी संकटापन्न प्रजाति। तो कहीं ना कहीं गांव में पाए जाने वाले ये जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आते हैं, इन पर भी हमको निगाह रखनी होगी यदि हम लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि यदि हमने सर्प की प्रजाति को देखा तो पक्षियों में प्रजाति है, इसको हम लोग देख लें। यहाँ से भी हमको तैयारी करनी पड़ेगी।
कि सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर की, ऊंट की, कछुआ की या घोड़ा की? इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सिराजी और बसरा कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। इसके हिसाब से, व्याख्या के हिसाब से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? मिट्टी समूह का नाम क्या क्या है? ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। चूंकि हमको पता है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा किससे निर्मित है, उत्तर का मैदान किससे निर्मित है? वेरी गुड, ऑप्शन इसका आपने देखा, इसका आंसर आप लोग बताएं। यस, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह है। जलोढ़ मिट्टी का एरिया कितना है? तो यह 22% क्षेत्र पर पाई जाती है भारत में। और यह कैसे? कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है और इसमें पोटास की बहुलता है। पोटास के साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह दो प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरा खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। जब आप लोग नदियों के तंत्र को पढ़ेंगे, नदियों का अपवाह तंत्र, उसमें गंगा नदी को आप पढ़ेंगे तो ये मिट्टी के प्रकार भी उसमें पढ़ाए गए हैं। और ज्योग्राफी का चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप इसको काफ़ी विस्तार से देख सकते हैं। काफ़ी विस्तार से ये पढ़ाया गया है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके हिसाब से व्याख्या के अनुसार प्रश्न संख्या 1 हमारा, अरे ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी भारत में 22% क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? जब आंधी चलती है, एक प्रश्न इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि तेज हवा की गति कितनी होती है? हवा हो गई, तेज हवा हो गई, बहुत तेज हवा होगी तो आंधी का स्वरूप ले ली। तो आंधी में हवा की गति कितनी होती है? 70 मील प्रति घंटा या 80 मील प्रति घंटा या 80 मील प्रति घंटा से अधिक या 60 मील प्रति घंटा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर हम लोग इसका देखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। किस आधार पर सही है? तो ब्यूफोर्ट स्केल के अनुसार आंधी में हवा की गति 118 किमी प्रति घंटा या 73 मील प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा से अधिक होती है। जैसे हरिकेन जब आया था तो हरिकेन की गति 75 मील प्रति घंटा से लेकर के 125 मील प्रति घंटा के आसपास इसकी गति थी। तो यहाँ जब 73 मील प्रति घंटा से अधिक हो रही है और इसकी लिमिट अधिक हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये 80 मील प्रति घंटा से अधिक हो सकती है। ये एब्सोल्यूट नहीं है कि 80 मील प्रति घंटा ही रहेगी, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? अच्छा, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है। अब संख्या आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, बल्कि यह जानना चाहता है कि आपको संख्या के बारे में कितना अनुभव है। मैं इन्फॉर्मेशन की कतई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ और तुलनात्मक अध्ययन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्शन को देखेंगे, मेरी बात समझ में आ जाएगी कि गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है। भारत में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो गैर आबादी वाले गाँवों से अधिक है। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न के माध्यम से ये आप तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्राम पंचायत कितने हैं और गैर आबादी वाले गांव कितने हैं। यदि ये आपको पता है तो इसका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में, इस प्रश्न के आलोक में जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें यही दिया गया है कि ग्राम पंचायत की संख्या आपको पता हो, गैर आबादी वाले गांव की संख्या पता हो और आबादी वाले गांव की संख्या पता हो। तो ऑप्शन मैं पढ़ता हूं, गैर आबादी वाले गांवों से कम, गैर आबादी वाले गांवों के बराबर, आबादी वाले गांव के बराबर। आइए इसमें छिपे हुए जो प्रछन्न क्वेश्चन थे उसको हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए किस आधार पर सही होगा? कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है, क्योंकि गैर आबादी वालों की संख्या 43,466 है, जबकि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत में हैं। ग्राम पंचायत क्या होता है? तो यह स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है जो सरपंच के रूप में कार्य करती है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की ये आधारशिला है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न यह है कि गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। गुटी एक शब्द है और यहाँ जब ये ऑप्शन हमारे सामने है लीची, अनानास, आम और पपीता, तो इसका मतलब यह है कि इस गुटी जो क्रिया है या इस गुटी का प्रयोग इन्हीं के संवर्धन में होगा, फलों के ही। तो आइए इसका संदर्भ हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। सीधा सा प्रश्न यह है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। फैजाबाद, शिमला, सिमोग या लखनऊ। इसका आंसर है ऑप्शन बी शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के तहत शिमला के कुफरी में है और 1945 ईस्वी में केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन बड़ा मजेदार ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग दें। ऑप्शन है दशहरी आम, पीला खरबूज, मलिहाबादी बिरयानी, सूती चिकन। ऑप्शन हम लोग देख लिया, अब आंसर देखते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या था, दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध है और दशहरी आम के अलावा भी कई आम की किस्में हैं, जैसे चौसा, फाजली, लखनऊआ, जौहरी और सफ़ेदा आदि ये आम की अन्य किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। बड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है और बड़ा सटीक क्वेश्चन है कि ये जब पकता है टमाटर तो ये लाल क्यों हो जाता है। ऑप्शन इसका हम एक बार पढ़ता हूँ मैं कि पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, या पकते समय तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके कारण, या क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया कि पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, या क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तन के कारण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा कि फल फूल या इस तरीके इनकी जड़ों में पाया जाने वाला जो क्रोमोप्लास्ट है ये जिम्मेदार होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है कि हरा टमाटर पकते ही लाल इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलना शुरू हो जाता है और इसी के कारण ये हरा टमाटर लाल हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट विशेष रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। दूध का घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा। ऑप्शन आपने देख लिया। इसका आंसर मैं आपसे प्रतीक्षारत हूं कि आप इसका आंसर देंगे। दूध से क्रीम को यदि अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले से कम हो जाता है, फिर बढ़ता है या कम हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि दूध से क्रीम को, इसका आंसर है ए कि जब दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाता है तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। और क्योंकि दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रीय बल लगता है और अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से क्रीम अलग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, पीत क्रांति किससे संबंधित है। पीत का अर्थ होता है पीला। पीत क्रांति का संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, मछली उत्पादन या खाद्यान्न उत्पादन। ये चार ऑप्शन है। हमने देखा कि खाद्यान्न उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से। तो ये दो ऑप्शन हमारे निकल गए, बचा ये दो। इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। और जैसा कि हम ये शब्द परिभाषित करता है, पीत का अर्थ होता है पीला, तो इन दोनों में से पीला कौन। सिंपल। थैंक यू कमेंट के लिए आप लोगों के। तो ऑप्शन बी सही है। पीली क्रांति या पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन नीली क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। नेक्स्ट,
लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है? लहसुन की जो गंध होती है उसकी तीव्रता का कारण क्या होता है? उस गंध का कारण क्या होता है? क्लोरो यौगिक होता है या अम्लीय यौगिक होता है, गंधक होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं होता है? वेरी गुड, थैंक यू। इसका आंसर, सही आंसर है सी। लहसुन और प्याज में जो तीव्र गंध पाई जाती है वो इसमें पाए जाने वाले गंधक यौगिक का परिणाम है। लहसुन एलिवियम स्टेवियम प्रजाति में आता है। नेक्स्ट, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका जो होता है वो किस फसल का अंतिम चरण होता है? अंतिम चरण का मतलब कि फसल पक गई है, वो आखिरी चरण में है। आम, अनानास, अमरूद या नींबू, टपका का संबंध फसल के अंतिम चरण से है, तो वो किस फसल के अंतिम चरण से? आम, अनानास, अमरूद और नींबू। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है, क्योंकि जब आम पक जाता है तो ये ऊपर से टपकता है। आम जब पक जाता है तो ऊपर से ये टपकता है, इसी को टपका या सीकर बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या कितनी है? हमने इससे पहले चर्चा किया था कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है। ग्राम पंचायतों पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि गैर आबादी वाले गांवों की संख्या कितनी थी। तो पहले ऑप्शन हम लोग देख लें। ये दोनों हिंट मैंने आपको दिया इसलिए कि तब तक आप कैलकुलेट करके कंफर्म हो जाएंगे कि क्या है। मैं इतनी जल्दी इसका आंसर नहीं बताऊंगा। भारत में आबादी वाले कुल गांवों की संख्या, ऑप्शन ए 6,40,930, 5,77,698, 5,97,464 और डी 6,15,000। आइए अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर सी होगा, क्योंकि भारत में कुल गांव की संख्या 6,40,930 है और भारत में गैर आबादी वाले गांवों की संख्या कितनी थी? 43,466। तो अब आबादी वाले गांवों की संख्या कितनी होगी? 5,97,464। भारत की कुल 68.84% आबादी गांव में निवास करती है। जनसंख्या को हमें समझना पड़ेगा ग्राम विकास के लिए। नेक्स्ट, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, अक्सर गांव में जब फल तैयार हो जाते हैं तो उनको पकाने के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायन या गैसों का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्राचीन पद्धतियां भी नहीं, जो लोग गांव से हैं वो जानते हैं प्राचीन पद्धतियों को। अब यहाँ वही पूछ रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया है एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और इथेन। इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे तो सही आंसर होगा आंसर डी, इथेन। कच्चे फलों को पकाने के लिए इथेन का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुछ देशों में कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग होता है। हम लोग भी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते ही हैं अपने गाँव में। यह प्राकृतिक पकने के लिए प्राकृतिक एजेंट का काम करती है। प्राकृतिक रूप से इथेन गैस जो है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाती है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय क्या है, कहाँ है? यहाँ हम लोगों ने देखा कि पशु कल्याण बोर्ड और मुख्य कार्यालय, ठीक, ये दो चीजें हैं। तो इसका काम हम लोग पशु कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यालय को देखने के बाद इसके काम को हम लोग देखेंगे। तो सीतापुर, जींद, कांगड़ा और चेन्नई, ये चार ऑप्शन हमारे सामने है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हमें मिलता है ऑप्शन डी, चेन्नई में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है। और चूंकि इसकी स्थापना 1962 में किस लिए हुई कि पशुओं पर जो प्रति क्रूरता होती है, पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उस पर रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1960 में, पीसीए एक्ट 1960। और इसी पीसीए एक्ट 1960 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया पशु कल्याण बोर्ड को। और इसका कार्य क्या है कि पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है उसकी रोकथाम की जाए। और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? चेन्नई में। इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें 28 सदस्य
होते हैं पशु कल्याण बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है। एकदम बड़ा सटीक प्रश्न है कि निम्न में से कौन आप ग्रामीण क्षेत्र के जमीन का कर्ता धर्ता होता है। ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कानूनगो, लेखपाल, पटवारी और तहसीलदार। ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का कर्ता धर्ता कौन है? चूंकि ये चारों लोग जमीन से जुड़े हुए, थोड़ा सूक्ष्मता के साथ इसका विवेचन करिए, तब तक मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। इसका आंसर होगा बी। आंसर बी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। लेखपाल का कार्य क्या होता है कि जमीन की नाप जोख करना और गांव की जमीन का जो लेखा जोखा ये रखते हैं अपने पास। कौन? लेखपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? ऑप्शन है यमुना, हिंडन, गोमती और गंगा। गंगा तो मैदानों का निर्माण करती है, यमुना आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। अब आपके पास बचा हिंडन और गोमती, तो इन दोनों में से आपको देखना होगा कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो आप पता चलता है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण गोमती नदी करती है। और गोमती नदी का उद्गम कहाँ है? पीलीभीत जिले से। और इसका संगम कहाँ है? गंगा नदी में, सैदपुर के पास इसका संगम है। और बीहड़ों का ये निर्माण करती है। इसका बहाव लगभग 100 किलोमीटर का बहाव है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में चूंकि कई नदियाँ हैं तो यहाँ मिट्टी से संबंध जो पूछा है तो ऑप्शन दिया है बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट, लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। मैं यहाँ केवल आपके कमेंट, आपके आंसर के लिए रुका था। इसका ऑप्शन हम लोग देखने के बाद आंसर देखेंगे। आंसर होगा बी। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। कारण क्या है कि यह गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए कणों से मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। और यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसलिए अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? देखिए, वार्षिक वर्षा को समझने के लिए हम लोगों ने पहले चर्चा किया था। इंडियन ज्योग्राफी का मानसून यांत्रिकी आप जाकर के देखेंगे या भारत की जलवायु आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ वर्षा से संबंधित तमाम फैक्ट आपको मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ हम क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा अधिक होती है? पठारी क्षेत्र, तराई का क्षेत्र, अनिश्चित वर्षा या मैदानी भूभाग। यहाँ हम लोग एक मैं हिंट आपको देना चाहूँगा। वो हिंट इस तरीके से, कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग देखते हैं अक्सर। और यहाँ से हम लोग इस तरह से उत्तर प्रदेश के विस्तार की बात हम लोग ऐसे देखते हैं। अब प्रश्न ये है, प्रश्नानुसार यदि देखा जाए तो यहाँ से जब ये हवाएं चलती हैं और ये हवाएं इधर से, मानसूनी हवाएं इधर जाती हैं, तो इनकी जो दिशा है ये दिशा उत्तर पूर्व है। इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व है। और चूंकि उत्तर पूर्व में यहाँ से टकरा करके जब ये हवाएं वापस आती हैं तो ये हवाएं जिनका उत्क्रमण होता है, ये हवाएं किस पर रगड़ेंगी? ऐसे पहाड़ी इलाकों में तराई का जो क्षेत्र है, शिवालिक गिरिपथ के क्षेत्र को ये रगड़ते हुए जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जिधर से ये रगड़ी, क्योंकि वो सेम कारण यहाँ है, जब ये हवाएं यहाँ से अरब सागर में आकर के टकराती हैं तो इसके समानांतर ये इस पर जब नहीं हो पाती हैं तो इससे टकरा करके और ऐसे इनका बहाव होता है, तो इधर वर्षा का पानी अधिक होता है और इधर वर्षा कम पाया जाता है। तो मैंने जो आपको हिंट दिया वो ये है कि जब ये हवाएं वापस इधर आती हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये इनका जो घर्षण का एरिया है वो कौन सा एरिया होगा? वो एरिया तराई का क्षेत्र होगा, शिवालिक गिरिपथ का क्षेत्र होगा। तो इस हिंट के साथ हम लोग अपने आंसर को ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारा सही है। सही आंसर हमारा बी,
उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जलवायु अर्ध उपोष्ण कटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अर्ध शुष्क है जबकि पश्चिमी हिस्से में अप्रत्याशित वर्षा होती है। ये समझने के लिए आप इंडियन ज्योग्राफी, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें मानसून और जलवायु का वीडियो आप देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पहला है देवरिया और गोरखपुर, दूसरा सहारनपुर और हरदोई, मथुरा और अलीगढ़, तीसरा इलाहाबाद और फतेहपुर। किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? सीधा प्रश्न। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ए जूट और पटसन की खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर में की जाती है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड देख लिया जाए कि बांग्लादेश सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है। जूट है क्या? तो एक प्राकृतिक तंतु है। जूट भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। यह पर्यावरण का मित्र भी है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। कौन? जूट और पटसन। जूट उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं अधिक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है? नाम है आजमगढ़, देवरिया, सुल्तानपुर और जौनपुर। इन 4 जिलों का ऑप्शन दिया है। इन 4 जिलों में पूछ रहा है कि किस जिले में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं, लिंगानुपात महिलाओं का अधिक है। अमूमन भारत में तो ठीक इसके उल्टा है, लिंगानुपात में महिलाएं कम हैं, बच्चियां कम हैं, लड़कियां कम हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, डी जौनपुर में महिलाओं की संख्या, जौनपुर को बधाई, जौनपुर में महिलाओं की संख्या का अनुपात 1018 प्रति 1000 पुरुषों में है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं। इसका मतलब यह है कि जौनपुर काफ़ी शिक्षित, निश्चित रूप से शिक्षित है और वो इन चीज़ों को समझ रहा है। लिंगानुपात महिला सम्मान के दृष्टिकोण से जौनपुर निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सम्माननीय जिला है, उत्तर प्रदेश के लिए सम्माननीय जिला है क्योंकि महिलाओं का भरपूर सम्मान है वहाँ पे। और वहाँ जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं वो आजमगढ़ में 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं, देवरिया में 1000 पुरुषों पर 1013 महिलाएं, सुल्तानपुर में 1000 पुरुषों पर 978 महिलाएं हैं। ये लिंगानुपात है जौनपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया था कि आप गरीब हैं या नहीं हैं। इसके लिए एक रेखा बनाई गई जिसका नाम जिसको कहा गया गरीबी रेखा। और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला बताया गया और इस रेखा के ऊपर वालों को सामान्य बताया गया। तो ये जो निर्धारित किया गया, इसका आधार क्या था, किस आधार पर निर्धारित किया गया? तो 27 रुपया प्रतिदिन के आय पर जो खर्च करता है वो, या 37 रुपया प्रतिदिन के आय पर, यदि आप 27 रुपया आपकी रोज़ की आय है तो आप गरीब नहीं हैं, या 37 रुपया आपकी आय है तो नहीं है, या 33 रुपया प्रतिदिन आपकी आय है तो आप गरीब नहीं हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार भारत में ग्रामीण व्यक्ति, यदि ग्रामीण व्यक्ति है और वो 27 रुपया प्रतिदिन आय बताता है, उसकी आय 27 रुपया प्रतिदिन की है, तो और शहरी क्षेत्र में 33 रुपया प्रतिदिन की आय बताया गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है कि ग्रामीण भारत के लिए जो गरीबी रेखा का आधार है वो क्या है? यदि 27 रुपया आपकी आय प्रतिदिन की है तब आप ये 27 रुपया आपको गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर की एक लाइन है, ये इसका आधार है ग्रामीण भारत में। लेकिन शहरी के लिए 33 रुपया प्रतिदिन की आय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन दिया हुआ है थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। मुझे लगता है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपके पास होना चाहिए।
यस, कमेंट में आपके आंसर आ रहे हैं, तब तक मैं इसका आंसर आपके सामने लाता हूं। ऑप्शन सी, विश्व में भारत केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है और कितना उत्पादन करता है? यह 29.7 हजार टन का उत्पादन भारत करता है। दूसरे नंबर पर युगांडा 11,000 टन, चीन 10.7 हजार टन, फिलीपींस 9.2 हजार टन, इक्वाडोर 8,000 टन, ब्राजील 7.3 हजार टन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि पंचायत भंग होती है, बड़ा सटीक क्वेश्चन है लोकतंत्र के हिसाब से भी और हमारे गांव के हिसाब से भी, और जिसके विषय में हमें जानकारी भी होनी चाहिए, और बड़ा साधारण सा प्रश्न है दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होने चाहिए, या चुनाव होंगे या चुनाव होते हैं? इसका आंसर हम लोग देखेंगे, आंसर बी, यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। दो फैक्ट इसमें है। पहला तो यह है कि यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर ही चुनाव होंगे। दूसरा, पंचायती राज जो भारत में लागू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर से। कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई। इस तरीके से इवनिंग शिफ्ट का ग्राम विकास से संबंधित पेपर हम लोगों ने देखा। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी तरीके के प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।